नमस्ते, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का बड़े दिनों के बाद स्वागत कर रहा हूँ अपने यूट्यूब चैनल दैंड क्लासेस पे। मध्यकालीन भारत का इतिहास पूरी तरह से हम समाप्त करने वाले हैं। आज के प्रश्न है 151 से 200 के बीच। पीछे वाले 150 प्रश्न हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। बाबर, हुमायूं, शेरशाह व अकबर के प्रारंभिक जीवन के बारे में ये प्रश्न है। आपको बतला इसके पूर्व के 150 प्रश्न आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और प्राचीन भारत पे हमने 400 प्रश्नों की एक वीडियो बनाई है, जिसमें कि आप उसमें प्लेलिस्ट में जाके देखिए। 400 प्रश्न, मेरे 400 प्रश्न मतलब 2000 प्रश्न हो गए, क्योंकि मैं हर एक प्रश्न को डील करता हूँ। और आपके एग्जाम के लिए, चाहे आप पीजीटी टीजीटी की तैयारी कर रहे हो, आईएएस प्री की तैयारी कर रहे हो, नेट जेआरएफ या किसी भी राज्य के असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, आपको ये डेफिनेटली काम आएंगे और उससे सवाल जरूर पूछे जाएंगे, क्योंकि हम एकदम डीपली क्वेश्चन लाते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, आपको खुद समझ में आ जाएगा। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, साथ ही में बेल आइकन जरूर दबाएं। चलते हैं आज हम के पहले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किसने हेरात में चित्रकला की एक नई शैली की स्थापना की थी? तो आप हमारा ये पहला सवाल है आज का। ऑप्शंस आपके सामने हैं। आपको बतलाए कि तैमूर का एक अन्य उत्तराधिकारी था सुल्तान हुसैन बेकरा। ये चित्रकला के उस्ताद बेहजाद की देखरेख में हेरात में चित्रकला की एक नई शैली की स्थापना की थी। ये जो सुल्तान हुसैन बेकरा था, इसका नियंत्रण खुरासान यानी कि पूर्वी ईरान पे था। आज का हमारा दूसरा प्रश्न है, इनमें से कौन बाबर के मामा थे? याद रखिएगा, बाबर के मामा के बारे में पूछ रहा है। तो आपको बतलाए, ये हमारे ऑप्शंस है मोहम्मद खां और अहमद खां। ये दोनों बाबर के मामा थे, लेकिन इन्होंने मदद कम की, बाबर के लिए मुश्किलें ज़्यादा खड़ी की, क्योंकि बाबर जो शुरुआत में एक छोटे से राज्य फरगना का शासक था, इसको मामा ने बार बार इन पे हमला किया और बार बार इसको परेशान करने का काम किया। नेक्स्ट है, बाबर ने कब फैसला किया कि उसके प्रतिनिधि उसे बादशाह कहेंगे? आप अच्छी तरह से जानते हैं, मुगल वंश के शासक को बादशाह कहा जाता था और सुल्तान वंश के शासक को सुल्तान कहा जाता था। तो बादशाह कहने की बात जो बाबर ने की थी, वो कब की थी, ये हमारा सवाल पूछ रहा है। आपको बताएं कि जब बाबर को खुद काबुल पर उज्बेकों के आक्रमण का भय हो चला, तो उसने अपने अनुयायियों को मनोबल बढ़ाने के लिए 1506 ईस्वी में फैसला लिया कि भाई तुम अब हमको बादशाह कहोगे। इसके पीछे यह दिखलाने की मंशा थी कि तैमूरी राजवंश का अंत नहीं हुआ था, और तैमूरी राजवंश, तो तैमूर का तो महत्व हमेशा तो इससे था, इसलिए उसके प्रभाव का इस्तेमाल करने के लिए ऐसी बातें बाबर ने की थी। बाबर ने पानीपत की लड़ाई जिताने वाली तुलगुमा पद्धति, बड़ी इंपॉर्टेंट पद्धति है ये, इससे सर्वप्रथम किस ईस्वी में ये रूबरू हुआ था? मतलब कब ये जाना था कि भाई तुलगुमा पद्धति भी कोई चीज़ है जिसका युद्ध में इस्तेमाल किया जाता है। तो बाबर और शैबानी खां के बीच एक बार लड़ाई हुई थी 1502 ईस्वी में, सर ए पुल का युद्ध। इसमें शैबानी खां ने एक युक्ति का प्रयोग किया था। शैबानी का उज्बेक था, तो उनकी युक्ति थी तुलगुमा पद्धति। इसमें बाबर को बुरी तरह से पराजय का सामना करना पड़ा था, और बाद में बाबर ने अपनी बहन खानजाद बेगम का विवाह भी इससे कर दिया था, शैबानी खां से। तो इसमें क्या होता है कि ये और ये दो सेनाएं लड़ रही है। देखिए, ये और ये दो सेनाएं लड़ रही है, दो सेनाएं आपस में लड़ रही है। पीछे से इस सेना ने क्या किया कि अपनी एक सेना इधर से, एक सेना इधर से बाद में बचा के रखा और इधर इस पर हमला कर दिया। तो ये क्या करेगा, इसको पहले हमला करके थोड़ा कमजोर या कुछ करेगा, और साइड से भी सेना आ जाएगी, तो सामने वाला को क्या होगा, इसको तो हारना ही पड़ेगा, ये क्या हो जाएगा, जीत जाएगा। तो ये पीछे से हमला कर देते, इसी को तुलगुमा पद्धति कहते हैं। इसी का प्रयोग बाबर ने हारने के बाद भविष्य में पानीपत के प्रथम युद्ध में की और विजय पाई। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने लिखा है कि वह यानी कि बाबर बदखसा, कंधार, काबुल पर हुकूमत करता था, जहाँ से सेना की जरूरतों के लिए पर्याप्त राजस्व नहीं प्राप्त होता था? दरअसल कुछ सीमावर्ती इलाकों में सेना और प्रशासन पर नियंत्रण रखने का खर्च उससे होने वाली आमदनी से ज़्यादा था। यानी कि बाबर का भारत पर आक्रमण करने की वजह थी कि वहाँ उनके पीछे उसको काफ़ी गरीबी थी, काफ़ी समस्याएं थी, कुछ मिल नहीं रहा था, टैक्स वैक्स। तो ये जो विचार है, ये अबुल फजल साहब का है, अकबर के समय के प्रसिद्ध इतिहासकार, आईने अकबरी की रचना की थी। खैर, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़े। बाबर ने खुद लिखा है कि उसने भारत पे 5 बार आक्रमण किया। खुद कहा लिखा भाई, तुजुके बाबरी में, बाबरनामा। उन आक्रमणों में बाजौर भीरा अभियान, ये 1518 ईस्वी में हुआ था। इसको कौन सा इतिहासकार उसके 5 में से पहला आक्रमण मानते हैं? तो ये इतिहासकार है भाई फरिश्ता साहब। और अबुल फजल साहब जो है वो ऐसा नहीं मानते हैं। वो कहते हैं अबुल फजल की 1505 से वह 1509 ईस्वी के अभियान भी इन 5 अभियानों में शामिल थे, लेकिन फारिस्ता जो है वो बाजौर भीरा अभियान को पहला अभियान मानता है बाबर का।
ठीक है। और अंतिम अभियान पांचवा कौन भाई, पानीपत का प्रथम युद्ध। नेक्स्ट प्रश्न, पानीपत की लड़ाई के जीत के बाद आगरा की गर्मी ने बाबर व उसके बेगों का हाल बुरा कर दिया। सब भारत में लूटपाट के बाद वापस काबुल जाना चाहते थे, पर बाबर के समझाने के बाद केवल एक बेग वापस लौटा। वह कौन था? ठीक है, तो आपको बतलाए कि ये लोग अफगान थे, काफ़ी ठंडी पड़ती है वहाँ, ठंडे प्रदेश से ये लोग आए। इतनी ठंडी से आने के बाद यहाँ गर्मी में लूटपाट किए या जो भी बातें हुई, तो यहाँ पे उनको काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन जगह लगी, स्पेशली सुख सुविधा के लिहाज से। बाकी उनको इन मौसम में काफ़ी परेशानी हो रही थी, ठंडे प्रदेश के लोग गर्मी में मरने लगे, बहुत सारे लोग मर गए, युद्ध में भी मरे। लेकिन इनसे ये लोग वापस जाने का मतलब था फिर से गरीबी वाली ज़िंदगी जीनी। तो बाबर ने सबको समझाया कि भाई यही रहो, अब फिर से हमें गरीब नहीं होना है। और बाबर के समझाने पर केवल एक ख्वाजा कला वापस लौटा, जिसे काबुल व गजनी की देखरेख करने को कहा गया था। उसके खर्चे के लिए पंजाब में एक परगना भी उसे सुपुर्द कर दिया गया। खानवा की लड़ाई में बाबर के खिलाफ किन राजाओं ने लड़ाई लड़ी थी? अब भाई खानवा की लड़ाई जो थी ये हुई थी 16 मार्च 1527 ईस्वी को, ये खानवा की लड़ाई हुई थी। ठीक है, और आपको बतला दे इसमें इसके खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम किया था सबसे पहले राणा सांगा, फिर उसके बाद मेदिनी राव, ये था मालवा का शासक, और तीसरा जो था वो था महमूद लोदी। ठीक है, ये तीसरा शासक था। ये महमूद लोदी कौन था भाई? सिकंदर लोदी का छोटा पुत्र, जिसे अफगानों ने अपना सुल्तान घोषित किया था। और अंतिम था हसन खां मेवाती। ठीक है, ये सारे लोग थे। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा कि इसी लड़ाई में जीत के बाद एक बात जान ले कि बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। यहाँ पर हमारे सारे जवाब सही हो जाएंगे, सभी ABCD ये सारे सही है। तो क्लियर है, इस युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी, ये भी याद रखिएगा हमेशा। राणा सांगा की मृत्यु कब और कैसे हुई, ये हमारा अगला सवाल है। आपको बतलाए कि भाई राणा सांगा ने तो खानवा की लड़ाई लड़ ली और बुरी तरह से उसको हारना पड़ा। ठीक है, अब अगली लड़ाई राणा सांगा की मृत्यु कब हुआ, कैसे हो गई, तो उसमें तो वो बच गया। लेकिन जब उसको अन्य सरदारों को पता चला कि ये फिर से बाबर से लड़ना चाहता है। ठीक है, कौन भाई? राणा सांगा फिर से बाबर से लड़ना चाहता है। तो बाबर तो काफ़ी मजबूत शासक हो चला था, और फिर से लड़ना मतलब खुद को मरवाना, आत्मघाती कदम माना। कौन? इसके राणा सांगा के सरदारों ने। तो खुद इसके सरदारों ने इसको जहर दे दिया 1528 ईस्वी में, और राणा सांगा की मृत्यु हो गई। ठीक है, नेक्स्ट है चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? आपको बतलाए चंदेरी का युद्ध जो हुआ था ये हुआ था आपका दिसंबर 1527 ईस्वी में, बाबर और मेदिनी राव के बीच। मालवा का शासक मेदिनी की 2 बेटी इसमें बाबर को मिली, जिसको एक कामरान, एक को हुमायूं को इसने सौंप दिया। किसने भाई? बाबर ने। नेक्स्ट है निम्नलिखित मध्यकालीन शब्दों का उनके सही अर्थों के साथ मिलान करें, ये हमारा अगला प्रश्न है। तो सबसे पहले ये जो सरोपा दिया हुआ है ये होता था पोशाक। ठीक है, ये पोशाक को सरोपा बोलते थे। तमगा जो होता था ये होता था चुंगी। ठीक है, टैक्स। ठीक है, और शाहरुख जो था वो था चांदी का सिक्का। एट लास्ट बेग हमने बताया कि सरदार या सैनिक होते थे। वही ना, बूढ़ा बेग एकमात्र वापस लौटा था कि भाई हमको भारत में गर्मी लग रही है, हम वापस अपने देश लौटेंगे। तो बेग मतलब सरदार। मुगलों द्वारा भारत विजय की पूर्णता किस युद्ध में जाकर प्राप्त हुई? ठीक है, ये हमारा अगला सवाल है। बहुत ही इसमें हम सारे युद्ध का ट्रिक भी बताएंगे आपको कि 2 सेकंड के अंदर आपको पता चल जाएगा कि कौन सा युद्ध कब हुआ था। तो भारत विजय की जो पूर्णता प्राप्त हुई थी, ये पूर्णता प्राप्त हुई थी घाघरा के युद्ध में। ये लड़ा गया था 5 मई 1529 ईस्वी को। ठीक है, 5 मई 1529 ईस्वी को। बाबर के साथ उसका बेटा अस्करी ने साथ दिया था। अस्करी, बाबर के 4 बेटे थे भाई, कामरान, हुमायूं, अस्करी, हिंदाल। तो इसके खिलाफ था मारूफ फरमूली और बीबन और बायजीत। तो बाबर को इसमें भी जीत मिली। ठीक है, तो इसमें याद रखने का हम सिंपल आपको तरीका बतला रहे। इसका याद रखने का सिंपल तरीका है कि भाई सबसे पहला हुआ पानीपत का प्रथम युद्ध। ठीक है, तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था भाई 1526, 20 अप्रैल 1526। उसके बाद दूसरा युद्ध हुआ था खानवा का युद्ध। कब हुआ था भाई? 27 में, 1527, ठीक अगले साल 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध हुआ था, 16 मार्च 1527।
उसी साल चंदेरी का युद्ध हुआ था। ये 16 मार्च 1527 को खानवा का, और फिर चंदेरी का युद्ध हुआ था दिसंबर 1527 को, ठीक है, दिसंबर 1527 ईस्वी को। और सबसे लास्ट में हुआ था घाघरा का युद्ध। जिसको याद रखना भाई, 26 में क्या हुआ, पानी पिया, ठीक है, 26 में पानी पिया यानी पानीपत का युद्ध, और 27 में खाना खाया व चांदी लूटा, यानी कि 27 में पहले 16 मार्च को खानवा का युद्ध, और खाना खाया व पानी पिया, यानी कि फिर से 26 में पानी पिया, पानीपत का युद्ध, 27 में खाना खाया व चांदी लूटा, यानी कि खानवा का युद्ध और चंदेरी का युद्ध, ठीक है, 1 अप्रैल में 1 दिसंबर में, और फिर 29 में पूरा घर जीता, यानी कि घाघरा का युद्ध, और एट लास्ट 30 में मर गया, ऊपर चला गया, ठीक है, 30 दिसंबर 1530 ईस्वी का आगरा में इसकी मृत्यु हो गई, ठीक है। तो एक बार फिर से मैं दोहरा दूं, अगर किन्हीं को कन्फ्यूजन है तो, 26 में पानी पिया यानी पानीपत का युद्ध, 27 में खाना खाया व चांदी लूटा, यानी कि खानवा का युद्ध और चंदेरी का युद्ध, और फिर 29 में पूरा घर जीता, यानी कि घाघरा का युद्ध, और 30 में ऊपर, ठीक है। बाबर की पूरी जीवनी क्लियर हो गई। बाबर की मृत्यु कब हुई थी, ये हमारा अगला प्रश्न है। तो आपको बतलाया कि बाबर की मृत्यु हुई थी भाई 30 दिसंबर 1530 ईस्वी को बाबर की मृत्यु हो गई थी। और इस बारे में थोड़ा सा डिटेल जान ले कि भाई कई जगह आपने एक लिखी हुई बातें देखेगी कि हुमायूं बीमार था तो बाबर ने कहा भाई हमारी जान ले लो, हुमायूं को हमारी जान दे दो, हुमायूं ठीक हो गया, बाबर मर गया। लेकिन ये बात गलत है, ये इतिहास, ये सही इतिहास नहीं है, ठीक है। असलियत यह है कि बाबर खुद अपनी आत्मकथा में लिखता है कि 1528-29 में कम से कम वह 6 बार बीमार पड़ा। भारत की गर्म जलवायु का उसका स्वास्थ्य गिरता जा रहा था और हर एक बार जो बीमार पड़ता था कम से कम 1 सप्ताह के लिए। इतना सारा युद्ध लड़ेगा, 26, 27, 28, 29 से लगातार युद्ध लड़ता रहेगा तो बीमार तो पड़ेगा ही। तो वही बीमारी 35 में से ऊपर लेकर चली गई। बाबर संत शेख उबैदुल्ला अहरार का मुरीद था, ठीक है। किसका मुरीद था भाई, एक प्रश्न तो यही हो गया, उबैदुल्ला अहरार का, ठीक है। अब किस परंपरा से वो जुड़े हुए थे, ये हमारा प्रश्न है। तो आपको बतलाए कि ये जो शेख उबैदुल्ला अहरार थे ये तैमूरियों के संरक्षक पीर माने जाते थे, शरीयत के कठोर पालन पर बहुत जोर देते थे। इनकी प्रसिद्ध कृति है, रचना भी इन्होंने की थी, बलीदिया रिसाला। ये आपको जुड़े थे नक्शबंदी सिलसिले से, नक्शबंदी परंपरा से, याद रखिएगा, ठीक है। इनकी कृति की रचना का नाम क्या है, बलीदिया रिसाला। बाबर ने किस धर्म से जुड़े देवी देवताओं की प्रतिमा को नष्ट करने को कहा था, ठीक है, किस धर्म से जुड़े। तो भाई हिंदू मंदिरों को नहीं तोड़ा, बौद्ध को नहीं तोड़ा, जैन धर्म के मंदिरों को इसने जैन उर्वा घाटी में जैन देवी देवताओं की प्रतिमाओं को नष्ट करने का हुक्म दिया, पर और वह भी पूर्ण रूप से इसको बोला था कि भाई इसको नष्ट कर दो, ठीक है। नेक्स्ट, बाबर किन चीज़ों का प्रेमी था, ठीक है, बाबर को किन चीज़ों से प्रेम था। तो मैं आपको बतलाऊं, बाबर को चित्रकला से प्रेम था, नृत्य से प्रेम था, संगीत से प्रेम था, कविता से प्रेम था, और इन सारी चीज़ों से प्रेम था। यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑल, ठीक है। आपको जानकर आश्चर्य लगेगा कि रूढ़िवादी मुसलमान इन चीज़ों को नीची निगाह से देखते, भाई चित्रकला या संगीत को। शेख उबैदुल्ला अहरार की प्रसिद्ध कृति बलीदिया रिसाला का इसने छंदबद्ध रूपांतर भी तैयार किया था। भाई कविता से संगीत से जो प्रेम हमने बात की है, तो ये जो शेख उबैदुल्ला अहरार की प्रसिद्ध कृति जो हमने बताया था बलीदिया रिसाला, उसका छंदबद्ध रूपांतर भी तैयार किया था बाबर ने। मतलब बड़ा ही योग्य आदमी था भाई, युद्ध ही नहीं जीतता था बल्कि रचनाकार भी बढ़िया था। खैर, बाबर से ढेरों तारीफ पाने वाले चित्रकार बेहजाद किस दरबार में था, ठीक है, बाबर ने इसकी काफ़ी तारीफ की है। तो ये जो बेहजाद था वो किस दरबार में था, ठीक है, तो ये था बैशंकर मिर्जा के दरबार में। ये हेरात के शासक थे, ठीक है। इस चित्रकारी के बारे में थोड़ा बतला दूँ, बाबर ने काबुल में चित्रकारी की नींव डाली थी और तुर्की भाषा में एक दीवान भी लिखा था, ठीक है। बाबर अपने समय के नामी शायरों से संपर्क रखता था, जैसे कि अली शेर नवई, ठीक है, ये एक शायर था। आधुनिक उज़्बेकी तुर्की भाषा का जनक किन्हें माना जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उज़्बेकी तुर्की भाषा भाई। तो आपको जानकर आश्चर्य लगेगा कि प्रसिद्ध शायर अली शेर नवई और बाबर, इस दोनों को उज़्बेकी तुर्की भाषा का जनक माना जाता है। तो बाबर सिर्फ युद्ध जीतने वाला नहीं था भाई,
बाबर ने चगताई तुर्की भाषा में अपना संस्मरण लिखा था। क्या भाई? तुजुके बाबरी, जो इस समय विश्व साहित्य के गौरव ग्रंथों में शामिल है। तुजुके बाबरी में उसने जिस शुद्ध शैली का प्रयोग किया है उसे अली शेर नवई के साथ साथ आधुनिक उज़्बेकी तुर्की भाषा का जनक माना जाता है। इसी कारण से, ठीक है, अली शेर नवई को और बाबर को। अली शेर नवई एक शायर थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट, बाबर ने किस रिश्तेदार के बारे में लिखा है? वह बहुत ही भ्रष्ट आदमी था और लौंडे रखता था। ठीक है, बाबर ने बड़े ही मतलब कि स्पष्ट तरीके से अपनी रचना जो लिखी है तो उसमें सब कुछ लिख दिया भाई, कुछ भी नहीं छुपाया। ठीक है, तो लौंडे रखने की जो बात है, ये जो बात है ये शेख मिर्ज़ा बेग के बारे में उन्होंने कहा है। यह उसका अभिभावक था। बाबर लिखता है कि यह भ्रष्ट रिवाज यानी लौंडे रखना, लड़कों के लिए लड़के रखना कम एज के, उन दिनों आम था। बाबर को ये बुरी आदत नहीं थी, लेकिन वह खुद लिखता है कि 1499 ईस्वी में समरकंद में शिविर में एक लड़के के पीछे, किशोर लड़के के पीछे वह पागल हो गया था। ठीक है, तो भाई इतिहास है, सारी बातें हमें जाननी पड़ती है। तारीख़ रसीदी के रचयिता कौन थे? ठीक है, तो तारीख़ रसीदी के रचयिता थे मिर्ज़ा हैदर दुगलात। कई बार प्रश्न पूछ चुका है, ये एक अमीर थे। ठीक है, हुमायूं के समय, अब बाबर से आगे चलते हैं हुमायूं पर। हुमायूं के समय एक मन में कितने शेर होते थे? ठीक है, तो हुमायूं के समय एक मन में 16 शेर होते थे। तबले अदल की स्थापना किसने की थी? तबले अदल नाम सुनने में जैसा लगे, पर इसको दूसरा नाम आप जरूर सुने होंगे, न्याय ढोल। ठीक है, न्याय ढोल। तो तबले अदल की स्थापना की थी हुमायूं ने। ठीक है, कोई तबला बजाकर इनसे न्याय पा सकता था। हुमायूं ने बहादुर शाह के साथ लड़ाई में महत्वपूर्ण चंपानेर का किला कब जीता? ठीक है, तो ये जो चंपानेर का किला के बारे में थोड़ा सा बतला दे कि बहादुर शाह इस किले में अपने परिवार को छोड़कर जंगल में भाग गया था। जब मुगलों को उस गुप्त दरवाजे का पता चल गया जहाँ से खाद्य सामग्री आ रही थी, तो बहुत सारे लोगों ने उसमें प्रवेश कर लिया। हुमायूं उसमें प्रवेश करने वाला 41वां व्यक्ति था। इतनी संपत्ति इन लोगों को यहाँ से मिली कि हर एक सिपाही को एक एक थाल सोना और जवाहरात दिए गए। चंपानेर पर कब्जे के साथ मुगलों के दक्षिण गुजरात की विजय पूरी हुई, और ये हुई थी अगस्त 1535 ईस्वी की बातें हैं। शेर शाह ने हजरत आला की उपाधि कब ग्रहण की? आपको बताए 1534 ईस्वी में। 1534 ईस्वी में हुई थी भाई सूरजगढ़ की लड़ाई। ठीक है, इसमें बंगाल शासक नुसरत शाह की सेना को हराया शेरशाह सूरी ने और हजरत आला की उपाधि ग्रहण की। नुसरत शाह 1532 में मर गया था, अतः इस युद्ध में उसका भाई सुल्तान महमूद लड़ा था। नेक्स्ट है चौसा का लड़ाई कब व किस नदी के पास लड़ा गया? तो चौसा का लड़ाई लड़ा गया था भाई 26 जून 1539 ईस्वी को कर्मनाशा नदी के तट पे। हुमायूं इसने गलत नीति अपनाई भाई, यहाँ पे वो युद्ध कर रहा है और पीछे से नदी बह रही है। ठीक है, ये नदी है और हुमायूं युद्ध कर रहा है, तो जब भी वो पीछे हटेगा तो नदी में डूब के मर जाएगा। ठीक है, तो इससे उसकी वापसी कठिन हो गई और उसको हार का सामना करना पड़ा, तो शेरशाह जीत गया। इसी तरह हुमायूं का निर्वासन का काम इसके जस्ट बाद एक युद्ध के बाद शुरू हो जाएगा। शेरशाह से हार के बाद भटकते हुए हुमायूं को किस शासक ने शरण व सहायता दी? आपको बताए, हार के बाद वह सिंध के शासक के पास गया। ठीक है, पर उसको मेनली वो मारवाड़ के मालदेव के पास भी गया तो उसने भी मदद नहीं की। ईरान के शासक ये जो तहमास्प है, शाह तहमास्प, इसने शरण दिया और कांधार और काबुल को कब्जाने में भी उसकी मदद की। ठीक है, नेक्स्ट, मुगल बादशाह के हुमायूं के जीवन से संबंधित घटनाओं को सही क्रम में हमें सजाना है। ठीक है, तो हुमायूं द्वारा दिल्ली में दीन पनाह का शिलान्यास जुलाई 1533-34 में हुआ था, ये बिल्कुल सही है। दादरा की लड़ाई 1532 में, चंपानेर पर कब्जा अगस्त 1535 में, अभी भी बताए थे। कन्नौज की लड़ाई 17 मई 1540 ईस्वी को लड़ी गई थी, यानी कि इसमें सारे के सारे सही है। ऑल राइट, कन्नौज की लड़ाई बिलग्राम अथवा कन्नौज का युद्ध कहलाता है, 1540 ईस्वी में लड़ा गया था। इसी के बाद चौसा के बाद शेर शाह का दादा जो अश्व व्यापारी था उसका नाम, ठीक है, तो शेर शाह का दादा के जो अश्व व्यापारी उसका नाम था इब्राहिम सूर। ठीक है,
ये जो इब्राहिम सूर था, ये इब्राहिम लोदी के शासनकाल के अंतिम दौर में भारत आया। ठीक है, नेक्स्ट, किस इतिहासकार का मानना है कि शेर को मारने के कारण नहीं, आपने तो यही सुना होगा अधिकतर लोगों ने कि शेर के मारने के कारण वो शेरशाह सूरी कहलाता है, लेकिन किस इतिहासकार का मानना है कि शेर के मारने के कारण नहीं बल्कि सुल्तान इब्राहिम लोदी की पराजय के बाद बिहार के सूबेदार बहार खां ने खुद को सुल्तान घोषित कर अपना नाम मोहम्मद शाह रखा और बहुत करीबी अफगानी को सम्मानित किया, जिसमें फरीद खान भी था, और उसे शेर खां की उपाधि दी। तो ये जो मानना है भाई, ये इतिहासकार है KR कानूनगो। ठीक है, ये इतिहासकार कौन है? KR कानूनगो। ठीक है, शेर के मारने के कारण शेर खां नहीं कहा गया। अफगानी इतिहासकारों ने ऐसा माना है शेर के मारने के कारण, पर यह बात सही नहीं है। कहते हैं कि शेर खां की जिंदगी बदलने में स्त्रियों की बड़ी भूमिका रही, चाहे वह किले की मालकिन हो या सूबे की। कई से उसने शादी कर ली थी, तो उनमें से जो जो मालिक महिला जहाँ की थी उनसे मिलान कीजिए। तो ये रानी दुद्दू पहली है, ये थी बिहार की। ठीक है, पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद मोहम्मद शाह की मृत्यु हो गई, तो विधवा दुद्दू ने पुत्र जमाल का के संरक्षक के रूप में शेर खां को नियुक्त किया था। दूसरी भाई लाड मलिका, ये चुनार से जुड़ी हुई थी। किलेदार ताज खां सारखानी की मृत्यु पर संपत्ति सत्ता बचाने हेतु सौतेले बेटे रहते हुए भी लाड मलिका ने शेर शाह से विवाह कर लिया। फिर है अगली, इस विवाह के बाद इसको क्या मिला भाई? 150 दुर्लभ रत्न। ठीक है, 7 मन मोती और 150 मन सोना उपहार में शेरशाह सूरी को मिला। सोचिए कितना पैसा मिल गया। फिर अगली शादी होती है गौहर कोसाई से, ये गाजीपुर से जुड़ी है। यहाँ के नसीर खां नुहानी की निसंतान पत्नी उसकी मौत के बाद अपनी सेवा में शेरशाह को विवाह का प्रस्ताव भेजा और इसको उपहार में मिला भाई 300 मन सोना। इतना सारा चीज मिलेगा तो इसी से ना शेरशाह सूरी मजबूत हो गया। खैर, नेक्स्ट प्रश्न, किस राज्य की सेना के नेता जैता व कूपा की बहादुरी देखकर खासकर प्रतिकूल परिस्थितियों में भी पीछे हटने के बजाय मृत्यु को गला लगाने की प्रवृत्ति के कारण शेरशाह ने कहा कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैंने दिल्ली देश गवा दिया होता? बड़ा ही प्रसिद्ध प्रश्न है, बहुत बार पूछता है। ठीक है, तो ये शासक था, यहाँ मारवाड़ की बात है। ठीक है, यहाँ के राजा मालदेव था जो कि युद्ध के समय पीछे हट गया था और इन्हीं लोगों ने लड़ाई लड़ी थी। किसने भाई? जैता व कूपा ने। कलिंजर की विजय के समय गोला फटने से शेरशाह की मृत्यु हो गई। यह साल कौन सा था? यह हमारा अगला प्रश्न है। तो यह साल था भाई मई 1545 ईस्वी। ठीक है, नेक्स्ट, शेरशाह का वह बेटा जो नामी योद्धा था पर 1 नंबर का शक्की था। ठीक है, शक्की मतलब छोटी छोटी बातों पर संदेह करने वाला, जिसने शेरशाह की मृत्यु के बाद सरदारों को भागीदार के बजाय सेवक माना और उससे कुर्निश करवाई। ठीक है, तो ये जो था ये था भाई आपका इसी का, ये है आपका 1535 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई थी। फरीद खां और इस्लाम शाह, इस दोनों ने ये काम किया था। ठीक है, यहाँ पे बोथ इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, शेरशाह साम्राज्य में माल पर कितनी बार चुंगी देनी पड़ती थी? शेरशाह साम्राज्य में माल पर कितनी बार चुंगी देनी पड़ती थी? तो भाई टैक्स जो है सो वो 2 बार देना पड़ता था। एक बार जहाँ पे आप माल लेके प्रवेश करिए, दूसरी बार जहाँ पर आप बिक्री करिएगा वहाँ पे। ठीक है, अब्बास सरवानी लिखते हैं जब वह यानी कि माल बंगाल से आता तब चुंगी गढ़ी यानी तेलिया गढ़ी या सकरी गली में लगाई जाती और फिर दूसरी बार चुंगी बिक्री के स्थान पर लगती थी। नेक्स्ट प्रश्न, उसने अपने अमलों को हुक्म दे रखा था कि वे विभिन्न शहरों, नगरों और इलाकों का असमर्थ विकलांग लोगों का विवरण तैयार करें। उन सब लोगों के गुजारे का भत्ता और नगद दिया जाता था उन सब लोगों को। ठीक है, वह गरीबों और ज़रूरतमंदों के लिए लंगर खाना भी चलाता था। इसके उदाहरण का अनुकरण उसके कुछ सरदार भी करते थे। यह शासक कौन सा है? ठीक है, तो भाई यह शासक है शेरशाह सूरी। कथन वाला प्रश्न बड़ा पूछता है, यही सवाल सब आएंगे, पक्का मैं बोल रहा हूँ। नेक्स्ट, हेमू को बक्काल कहा गया जिसका अर्थ होता है
भाई मजबूत सेनापति, विजयी होने वाला व्यापारी, ये सब हमारा ऑप्शन है। बक्काल का अर्थ होता है व्यापारी। मध्यकाल भारत में सभी व्यापारियों को बक्काल कहा जाता था। इसी तरह हेमू को भी बक्काल कहा गया, लेकिन हेमू जाति का धूसर या भार्गव था जो अपने को गौर ब्राह्मण कहते हैं। इसने राजा विक्रमजीत की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट, बैरम खां की मृत्यु किस वर्ष हुई? बैरम खां की मृत्यु वही हुई थी 1560 ईस्वी में। ये अकबर का अभिभावक रहा था भाई 1556 से 60 ईस्वी तक, अकबर का अतलिक यानी संरक्षक। बालक अकबर जब केवल 1 साल का था तो उसके पिता हुमायूं किसके द्वारा खुद को बंदी बना लेने के डर से बालक को छोड़कर ईरान भाग गया। केवल 1 साल का था अकबर, ठीक है। तो हुमायूं को किससे डर हो गया जिससे वह उसको छोड़कर ईरान भाग गया? तो ये था भाई कामरान। 2 साल तक अकबर कामरान के कब्जे में रहा। कामरान ने अकबर को तोप के सामने परकोटे पर रख दिया था, लेकिन भाग्य से बच गया। इसलिए बाद में जब कामरान बराबर विद्रोह करता रहा तो इसका आँख निकलवा दिया। निम्नलिखित में से कौन अकबर की धात्री माता थी? ठीक है, ये हमारा अगला प्रश्न है। तो आपको बताए अतका खैल और महाम अनगा, ये दोनों इसकी धात्री माताएं थी। और अपनी माता कौन थी भाई? हमीदा बानो बेगम, जिसको मरियम मकानी के नाम से भी जाना जाता है। कब जन्म हुआ था? 1542 ईस्वी में। बैरम खां की युवा पत्नी जिसने अकबर से विवाह कर लिया उसका नाम था? ये प्रश्न आपने सुना होगा या ना सुना हो तो जान लीजिए। बैरम खां की एक युवा पत्नी थी सलीमा। बैरम खां की मृत्यु के बाद उससे अकबर ने विवाह कर लिया था। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि ये इसकी चचेरी बहन थी। ठीक है, ये सलीमा चचेरी बहन थी। कम ही एज में बैरम खां शादी कर लिया होगा उससे, क्योंकि उनमें कई शादियों का प्रचलन है। चचेरी बहन थी, फिर अकबर ने उससे शादी कर ली। अकबर के धाई पिता का नाम क्या था? धाई पिता, धाई माता, ये सब इन लोगों ने इसका पालन पोषण किया था अकबर का बचपन से, इसलिए ये सब धाई माता पिता है। माता मतलब धाई माता मतलब दूध पिलाई। ठीक है, धाई पिता था भाई शमसुद्दीन अतका खां। ठीक है, इसलिए बैरम खां के पतन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नवंबर 1561 में इसे वकील का पद मिला। अदम खां जून 1562 में दीवाने आम में इसे मार डाला, छत से फेंकवा दिया था। तो बाद में अकबर ने भी उसे किला से फेंकवा दिया, पर अकबर ने अधम खां का सुंदर मकबरा हुमायूं के निकट बनवाया। ठीक है, नेक्स्ट, अकबर के सबसे पहले जीवनीकार कौन थे? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अबुल फजल का नाम सभी जानते हैं, पर आपको आश्चर्य लगेगा कि पहले जीवनीकार बायजीद बयात थे। ठीक है, बाकी अबुल फजल ने आईने अकबरी, निजामुद्दीन अहमद, तबकाती अकबरी, बदायनी भी लिखा। तीनों ने रचनाएं की, लेकिन पहला रचनाकार बायजीद बयात था। मालवा शासक बाज बहादुर के बारे में सत्य कथन है कि सुजात खां उसके पिता थे। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, अदली की तरह वह भी जाना माना संगीतज्ञ था। भाई बाज बहादुर के बारे में ये भी बात सही है कि भाई संगीतज्ञ था। उसके काव्य का विषय उसकी खूबसूरत पत्नी रूपमती थी, बड़ी खूबसूरत थी। बिल्कुल सही है। 1561 ईस्वी में अकबर ने मालवा जीत लिया था। ठीक है, पहला अभियान ही उसका वहाँ हुआ था। तो यहाँ पे सभी सही है। और बाद में अकबर ने उसके संगीत को ध्यान में रखकर 2000 मनसब प्रदान किया था, यानी कि उसको मारा नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट, मुगलकालीन शब्दों का उनके आधुनिक नामों के साथ मिलान करें। तो सबसे पहले है गढ़कटंगा, करा और वली। तो आपको बताइए गढ़कटंगा जो था वो आधुनिक गोंडवाना को गढ़कटंगा कहा जाता था। ठीक है, और करा हो गया भाई, करा मतलब हो गया, ये कहा जाता था आपको, करा कहा जाता था। इसमें से कोई ऑप्शंस है यहाँ, इसके बदला दे दीजिए इलाहाबाद। ठीक है, करा इलाहाबाद को कहा जाता था। एट लास्ट जान लीजिए वली मतलब उत्तराधिकारी, ये जो सी का जो हो जाएगा तो वली मतलब उत्तराधिकारी। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अकबर ने पहली बार कब अजमेर में मोइनुद्दीन चिश्ती की मजार की पहली यात्रा की? बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मोइनुद्दीन चिश्ती की मजार की पहली यात्रा कब की थी? तो भाई 1562 ईस्वी में पहली यात्रा की थी। अकबर का दूध भाई कौन था? ये हमारा अगला प्रश्न है। आपको बतलाए, आपने पिता के बारे में जान लिया, धाई माता, धाई पिता, अतका खां धाई पिता था, दूध भाई तो भाई जिसकी माँ से दूध पी जीजी अनगा, उसी का बेटा था कौन भाई? तो अजीज कोका। ठीक है,
खाने आजम अजीज को का जिसे अकबर ने गुजरात का सूबेदार नियुक्त किया था। अकबर मजहर किस वर्ष जारी करता है? बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मजहर से बड़े सवाल पूछे जाते हैं। हम सारे इंपॉर्टेंट चीज़ों से आपके लिए सवाल लेकर आएंगे। 1578 ईस्वी में अकबर मजहर जारी करता है। अकबर रूढ़िवादी सद्र शेख अब्दुल नबी को निष्कासित कर देता है और मजहर जारी करता है, जिससे उसे शरीयत का समर्थन करने वाली अलग अलग विचारधाराओं में से किसी को भी चुनने का अधिकार मिल जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, सलीम की पत्नी जगत गोसाई के पिता का नाम क्या था? भाई ये था मोटा राजा उदय सिंह। इससे बड़े सवाल पूछे जाते हैं। अकबर ने इसे जोधपुर, ठीक है, का राज सौंपा। मोटा राजा उदय सिंह की बात हो रही है। अकबर ने इसे जोधपुर का राज सौंपा। बारात में अकबर भी वहाँ गया था और अनेक हिंदू रस्म भी निभाए गए थे। यानी अकबर भी दुल्हन के घर गया था। किसके घर भाई? जगत गोसाई के घर। निम्नलिखित में से किन्हें अकबर के काल में सर्वाधिक 7000 मनसब प्राप्त था? ठीक है, तो ये है मिर्जा अजीज कोका और मानसी। इस दोनों को 7000 मनसब प्राप्त था। मानसी को बिहार व बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया गया तथा 7000 का मनसब दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न, आज का अंतिम प्रश्न है, 50वां प्रश्न। अकबर से हल्दी घाटी की लड़ाई के बाद महाराणा प्रताप ने अपनी दूसरी राजधानी कहाँ बनाई? ठीक है, तो पहली राजधानी थी इनकी कुंभलगढ़। ठीक है, पहली राजधानी थी कुंभलगढ़। महाराणा प्रताप के आरंभ में यानी 1572 में ये शासक बने थे। और इनकी दूसरी राजधानी मुगलों से लड़ाई के बाद इन्हें चावंड को बनाया, आधुनिक डूंगरपुर के नज़दीक। ठीक है, डूंगरपुर के नज़दीक। 1597 ईस्वी में धनुष का प्रत्यंचा यानी धनुष खींचते वक्त आंत में घाव हो जाने से मात्र 51 वर्ष की उम्र में महाराणा प्रताप की मृत्यु हो गई थी। तो ये आज के हमारे 50 प्रश्न थे। इसी तरह हम पूरे मध्यकालीन भारत को समाप्त करने वाले हैं। अगले अंक में ये जारी रहेगी। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। पूर्व के 150 प्रश्न और प्राचीन भारत के 400 प्रश्न, वास्तव में 2000 प्रश्न, ऐसे ही पूरे डिटेल के साथ वो जरूर देखें। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप किसी भी इतिहास से संबंधित किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, डेफिनेटली इससे सवाल आने ही आने हैं। खूब अच्छे से पढ़ाई करें और जम के करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में उसे जाहिर करें।